हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं स्टेट के अंदर राज्यपाल क्या करता है, क्या उसकी पावर होती है और वो किसके तहत काम करता है, आखिर उसको कौन अपॉइंट करता है, शपथ किसके तहत लेता है, उसकी सैलरी, सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गवर्नर क्या होता है, इसको इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। अनुच्छेद 153 के तहत देखिए, अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक स्टेट के लिए एक क्या होगा, गवर्नर होगा। प्रत्येक स्टेट के लिए गवर्नर होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1956 में, तो यह कह दिया गया कि अब एक गवर्नर दो राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। ठीक है जी, दो राज्यों के लिए, नंबर फर्स्ट, नंबर टू। अब एक ही गवर्नर दो राज्यों के लिए काम कर सकता है, यह बताया गया 7वां संविधान संशोधन 1956 में। ठीक है जी, तो आर्टिकल 153 में क्या होगा, एक क्या होगा, गवर्नर या राज्यपाल होगा प्रत्येक राज्य के लिए। ठीक है जी। 7वां अमेंडमेंट ने क्या बताया, 7वां अमेंडमेंट 1956 में, कि एक ही राज्यपाल दो राज्यों के लिए काम करेगा। ठीक है जी, दो राज्यों के लिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 154 क्या कहता है। देखिए इसके पास क्या क्या पावर होती है, अपनी पावर का ये प्रयोग किसके माध्यम से करता है या किसके पास खुद की पावर होती है। देखिए इसमें कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका, राज्य की जो कार्यपालिका होती है, वो शक्ति जो होती है वो निहित होती है राज्यपाल में, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल में। अब इस शक्ति का प्रयोग या तो ये खुद कर ले, स्वयं स्वयं कर ले, या अपने जो मुख्यमंत्री होता है उसकी सलाह पर, या उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर ये काम करेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 155। ठीक है जी, अनुच्छेद 155 क्या है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, इसकी नियुक्ति। देखिए ये राज्यपाल है जी, राज्यपाल। अब आप बताइए, स्टेट में जो रियल पावर होती है वो मुख्यमंत्री की होती है, वो विधानसभा का नेता होता है। और राज्यपाल एक ऐसा पद है, इसको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट इसको कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको क्या करेगा, अपॉइंट यानी नियुक्त करेगा। लेकिन राष्ट्रपति भी किसके कहने पर करेगा, मंत्रिमंडल के कहने पर। ठीक है जी, या पीएम कहे या मंत्रिमंडल कहे, उसके कहने पर इसको राज्यपाल को अपॉइंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 156 देखिए, इसका टाइम क्या होता है, टाइम, कार्यकाल। देखिए इसको अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको 5 वर्ष से पहले भी रिमूव कर सकता है। इसको इसके पद से 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति रिमूव कर सकता है मंत्रिपरिषद के कहने पर। ठीक है जी, कार्यकाल विनिश्चित 5 वर्ष होता है सामान्यतः। आगे देखिए, अब है इसकी एबिलिटीज में क्या योग्यता होनी चाहिए, कि एक राज्यपाल यदि आप बन रहे हो तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए ये दिया गया है 157 से 58 के बीच ये अनुच्छेद है जी। ठीक है जी, योग्यता राज्यपाल की क्या हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है जी, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है जी, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक है जी, लेकिन क्या ये रिक्वायरमेंट जरूरी है कि वो भारत में ही पैदा हुआ हो, ये रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। वो उसका जन्म भारत से बाहर भी हुआ हो लेकिन वो भारतीय नागरिक हो। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि उसका जन्म भारत में ही हुआ हो। ठीक है जी, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो उसके क्वालिफिकेशन के लिए मांगते हैं, है ना। यदि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 क्या है, इसमें है शपथ। शपथ, शपथ क्या होती है, आपको पता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ऐसे हाथ करना होता है, तो उसमें आप शपथ लेते हैं कि मैं अपने कार्य को, अपने
ईमानदारी से इस पद पर मैं कार्य करूंगा या इस कार्य को निभाऊंगा, उसे हम ओथ कहते हैं इंग्लिश में। शपथ क्या होती है? देखिए शपथ जो लेता है ये जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है जी, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। यदि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो फिर किसके तहत लेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश, वो भी हाई कोर्ट का ही होगा, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है जी, के तहत लेता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 161, इसमें इसकी कुछ शक्तियां दी गई हैं, इसमें इसकी कुछ क्या दी गई हैं? शक्तियां। अब बात शक्ति ये आती है, क्या राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को, यदि मान के चलिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मार दिया, क्या राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वह उस व्यक्ति को क्षमादान कर सके? देखिए जी, यदि कोई ए नाम का व्यक्ति और बी नाम के व्यक्ति को मार देता है, ठीक है, और इसके संपर्क किससे हैं? राज्यपाल से हैं, ठीक है जी, तो इसने इसको मार दिया, इसको सजा बोली, कोर्ट ने इसको क्या दे दी? सजा दे दी, तुमको उम्र कैद हो गई। अब जैसे इसको उम्र कैद हुई तो इसने रिक्वेस्ट की राज्यपाल से, राज्यपाल ने कहा ठीक है मैं तुम्हें सजा माफ करता हूं। तो राज्यपाल पर यह अधिकार होता है उस पर कि वो किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है, लेकिन इसके पास ये पावर नहीं होती कि किसी की फांसी की सजा को माफ कर दे, ठीक है जी, फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता, ठीक। ये सिर्फ क्या करता है, जो आजा की जो उम्र कैद होती है उसको सजा को छोटी कर सकता है या पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 164 अनुच्छेद 164 क्या है? देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी ये यही करता है, राज्यपाल। देखिए राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है जी। राज्यपाल देखिए विधानसभा का नेता होता है मुख्यमंत्री, अपने बहुमत से हराता है, ठीक है, तो इसको अपॉइंट इसके पद पर कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा, ठीक है, और राज्यपाल के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही सीएम अपने पद पर अपॉइंट हो जाता है, अब ये राज्यपाल खड़ा है जी, ठीक है, इसको इसने अपॉइंट कर दिया, अभी इसको देख रहा है, अब इससे कहेगा ये मेरे मंत्री हैं, अब इनको भी नियुक्ति कर, इनके भी। तो सीएम के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री करता है, उसके बाद उसके मंत्रियों की करता है सीएम के कहने पर। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 167 क्या है जी? देखिए अनुच्छेद 167 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी कोई भी सूचना मांग सकता है। देखिए राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी कोई भी जानकारी मांग सकता है, ठीक है जी, कोई भी जानकारी क्या कर सकता है? मांग सकता है। यह आर्टिकल 167 में बताया गया है। आगे चलिए। अनुच्छेद 213 क्या है? देखिए अध्यादेश, इसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है ये? देखिए आप समझिए, अध्यादेश तब आता है जब कोई भी सदन, राज्य विधानमंडल का कोई भी सदन सत्र में ना हो, यानी विधानसभा और विधान परिषद ना तो सदन सत्र में ये हो ना ये हो। उसके बाद जब ये सत्र में नहीं होते, ये विधानमंडल में नहीं बैठते सदस्य, तब राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये जारी इसलिए होता है कि आपको कोई कानून बनाना है और आज सत्र सदन में है नहीं, तो उसकी वजह से ही राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है, और आप ये तत्काल इनको बुलाया जाता है और किसी भी चीज पर कार्रवाई होती है, ठीक है। तो अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत करता है राज्यपाल? 213 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 200 क्या है? देखिए विधानमंडल में जो विधानसभा होती है, विधानमंडल में विधानसभा जो होती है, विधानसभा, ठीक है, या पूरे विधानमंडल का कोई विधेयक इन्हें पास किया और तो उसको राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल पुनर्विचार के लिए उसको वापस भेज सकता है, वापस
भेज सकता है। राज्यपाल किसी विधानमंडल के बनाए गए विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन जब विधानमंडल उसे दोबारा पारित कर दे तब राज्यपाल उसको पास करने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, यदि विधानमंडल उसे पुनः पारित कर दे, पुनः पारित कर दे, तब राज्यपाल क्या है, उसे मानने के लिए, दोबारा मानने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 202 ये क्या कहता है। देखिए इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो राज्यपाल होता है वो वित्त मंत्री से मिलकर, यानी वित्तीय वर्ष स्टार्टिंग में, वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग में, ठीक है, वित्त मंत्री से कहकर विधानमंडल के समक्ष बजट रखवाता है, बजट रखवाता है। ठीक है जी, यह है आर्टिकल 202। ये जितने भी आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं ये सब राज्यपाल से संबंधित हैं और क्वेश्चन हर बार आते हैं। आर्टिकल 202 के तहत क्या हुआ था, आर्टिकल 200 के तहत क्या है, 161 के तहत क्या है, 153 के तहत क्या है। तो आर्टिकल एग्जाम पूछता है, डायरेक्ट हिट करता है यहां से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जो वेतन होता है, वेतन या भत्ते, वे कहां से दिए जाते हैं। अब इसको सैलरी भी चाहिए भाई, प्रत्येक व्यक्ति है उसको सैलरी तो चाहिए, बिना सैलरी के तो कोई भी काम नहीं करेगा। कुत्ते को अगर आप हड्डी न डालोगे तो कुत्ता भी आपकी नहीं सुनेगा, तो इसलिए आप इसको सैलरी तो देंगे ना। अब सैलरी इसको कहां से मिलेगी, देखिए सैलरी मिलती है राज्य के संचय निधि खाते से। ठीक है जी, संचय निधि खाते से मिलती है, राज्य के संचय निधि खाते से। 2018 की अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी थी 1,10,000। कितनी, 1,10,000। लेकिन अभी इसका वर्तमान जो इसका वेतन है वो है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, और घोड़ा गाड़ी इसको और जो अधिकार है, विशेष अधिकार हैं, भत्ते सभी को मिला के इतना 3.5 लाख बैठता है। ठीक है, तो इसका वर्तमान वेतन कितना है, 3.5 लाख। अब एक बात और सामने आती है कि इसके पास जो धन विधेयक होता है, वो राज्य में धन विधेयक आता है, तो धन विधेयक क्या काम करता है, क्या अपनी स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल धन विधेयक पर मजबूर हो जाता है, या उसके पास ये शक्ति है कि वो अपनी इस पर स्वीकृति ना दे। देखिए अगर विधानमंडल में धन विधेयक आ गया, ठीक है जी, क्या आ गया, धन विधेयक, धन विधेयक, तो राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल इस पर अपना जो स्वीकृति है, स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य हो जाता है। ठीक है, इस पर अपनी राय जरूर देगा, इसको वो नहीं रोक सकता। ठीक है, बल्कि जबकि अन्य विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने के लिए वह बाध्य नहीं है। ठीक है जी, वो सिर्फ धन विधेयक पर ही देगा स्वीकृति अपनी, बाकी के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आपका एनटीपीसी में भी एक पर सवाल पूछा था कि आर्टिकल 333 क्या है। देखिए आर्टिकल 333 को आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको कहते हैं एंग्लो इंडियन। देखिए ये आपका भारत है, ठीक है, और ये मान के चलिए यूरोप है। एक व्यक्ति यहां रहता है और उसके पूर्वज यहाँ के हैं यूरोप के, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता हो उसके पूर्वज कहां के हो, यूरोप के हो, उसको कहते हैं एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन। अब ऐसे इंडियन, एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में एक सीट होती है जी, रिजर्व, विधानसभा में एक सीट होती है। ठीक है, अब एक सीट होने के बाद तो उसको राज्यपाल क्या करता है, इस एक व्यक्ति को विधानसभा में नॉमिनेट करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए राज्यपाल विधानसभा में किसको नॉमिनेट करता है, तो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है। ठीक है, विच इज द आर्टिकल इज नॉमिनेट, आर्टिकल इज 333, आर्टिकल 333 के तहत वो क्या करेगा, नॉमिनेट करेगा। आगे चलते हैं। अब देखिए पूछेगा आपसे यूपी में कितनी विधानसभाएं सीट हैं, तो 403 है। कितनी जी, 403।
3 विधानसभाएं सीट है। अब देखिए यूपी की जो पहली गवर्नर है महिला, वो कौन है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू, इसको समझिए, कई बार क्वेश्चन हिट हो जाता है। पूरे टॉपिक को समझेंगे सरोजनी नायडू वालों के, कई बार इससे क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। देखिए सरोजनी नायडू, इसका जन्म हुआ था जी 13 फरवरी 1879 में, हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद। ठीक है जी। देखिए मात्र 13 वर्ष की उम्र थी इनकी। द लेडी ऑफ द लेक, इनकी एक पत्रिका थी जो प्रकाशित हुई, द लेडी ऑफ द लेक। 13 वर्ष की उम्र जी, 13 वर्ष की उम्र में इसकी एक पत्रिका। 13 वर्ष की उम्र में व्यक्ति को मुझे लगता है यही नहीं पता होता कि मैं इंसान हूं, मैं क्या हूं, और ये 13 वर्ष की उम्र में इनकी एक जो पत्रिका प्रकाशित हो गई। माइंड देखिए जिनका। ठीक है। 1925 में ये कांग्रेस की 1925 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी जी। ठीक है, 1925 में। और 1931 में ये महात्मा गांधी जी के साथ भी रही, महात्मा गांधी के साथ रही। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी के साथ किस में रही? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है जी। अब देखिए इतना होने के बाद 1942 में भी ये साथ रही, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये साथ रही थी। ठीक है, 1942 में। लेकिन यहां पर एक गलती कर दी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं साथ रह रही, देख रहे हो आप, 1925, 31, 42। अब यहां अंग्रेजों ने क्या किया, इसको बंदी बना लिया। क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और कहां लेकर गए? आगा खां पैलेस पर, आगा खां पैलेस पर लेकर गए। ये कहां है जी? पुणे में है ये आगा खां पैलेस। ठीक है, बंदी बना लिया। और इसको कुछ उपाधियां भी दी। मैं आपको उपाधि की बात करूं, उपाधियां दी। उपाधि क्या थी? उपाधि, इसको भारतीय कोकिला कहा जाता है, भारतीय कोकिला। ठीक है जी, भारतीय कोकिला, या इसको नाइटिंगेल, नाइटिंगेल भी कहा जाता है। अब क्योंकि इसकी जो है साहित्य में रुचि ज्यादा है जी, साहित्य में रुचि ज्यादा होने के कारण इसको नाइटिंगेल या भारतीय कोकिला के नाम से जाना गया। अंग्रेजों ने भी इसको एक उपाधि दी। जो अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार, उन्होंने इनको उपाधि दी केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। ठीक है जी, केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी? अंग्रेज सरकार ने दी। किसको? सरोजनी नायडू, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, लेडी जो थी। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे ये यूपी की गवर्नर कब बनी। ठीक है, यूपी की गवर्नर ये कब बनी? इतना कुछ होने के बाद ये यूपी की जो गवर्नर बनती है 15 अगस्त 1947 को ये क्या बनी? गवर्नर बनी। और कब तक रही? 2 मार्च 1949। ठीक है जी, 2 वर्ष ही रही। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सेंटेंस कहा है, मैं आप उस सेंटेंस को आपके सामने रख रहा हूं। इन्होंने क्या सेंटेंस कहा राज्यपाल के लिए, उसको देखिए, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है। मैं पिंजरा बनाता हूं एक, ये पिंजरा है जी। ठीक है, और ये सेंटेंस क्या है? ये आपकी सरोजनी नायडू यहां है तो क्या बोल रही हैं कि राज्यपाल एक ऐसा पद है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक सोने के चिड़िया के समतुल्य है। ठीक है जी, यह है आपका गवर्नर। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका देश के अंदर राज्यपाल क्या होता है। मैंने सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताई है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा, यही आपका कॉन्सेप्ट है। और राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर जो होता है, उसका यही राज्य में काम होता है। ठीक है, यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके शेयर जरूर कर दें।